हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं सीडीपी सब्जेक्ट में। आपको जैसा कि पता है कि जो सीडीपी सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स कैरी करता है, तो हम साइड बाय साइड इसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2026 चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, आप उन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सीडीपी दोनों ही पेपर्स में 30 मार्क्स की आती है। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। और आपने कितना स्कोर किया, आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊं कि हमें अपनी तैयारी का लेवल कहां तक बूस्ट अप करना है। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट इज, आपको बताना है डेवलपमेंट क्या एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्या सिर्फ एक क्वालिटेटिव चेंज है, या फिर दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज है, या सिर्फ फिजिकल चेंज है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या फॉलो करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे मोस्टली मेजॉरिटी सीडीपी में। देखिए, फिजिकल चेंज तो डेवलपमेंट अकेला नहीं है, ना ही क्वांटिटेटिव अकेला है, ना ही क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट जो है वो बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह का चेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ का क्या एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है इंप्रूवमेंट इन थिंकिंग एबिलिटी, आपकी थिंकिंग, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी में बदलाव आना, ये एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इंक्रीज इन हाइट में इंक्रीज होना, बेटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर इमोशनल मेच्योरिटी। देखिए, इमोशनल मेच्योरिटी या फिर इसका आंसर नहीं होगा, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ग्रोथ, हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं। ग्रोथ जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि जब भी आप ग्रोथ को रिलेट करेंगे तो आप फिजिकल पैरामीटर के साथ को रिलेट करेंगे। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज इंक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फॉलो विच प्रिंसिपल, डेवलपमेंट किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है इन दिए हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। रैंडम प्रोसेस को, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, या फिर सडन चेंज। जी देखिए, एलिमिनेट करिए। चलिए, सडन चेंज ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट इसको फॉलो नहीं करती, सडनली डेवलपमेंट नहीं होती है। यूनिफॉर्म इन ऑल, अगर एक हिसाब से देखें तो यूनिफॉर्म इन ऑल एक जैसी, सभी बच्चों में एक जैसी होती है, हम नहीं वैसा बोल सकते, क्योंकि सभी बच्चों में क्या एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने ये टॉपिक रखा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके लिए एक जैसी होती है। रैंडम प्रोसेस नहीं होती, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डर, सीक्वेंसली चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्टली इन्फेंसी आएगी, देन चाइल्डहुड आएगा, देन एडोलेसेंस आएगा, एडल्टहुड आएगा, उसकी फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इन सभी एबिलिटीज में सीक्वेंसली चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेज के बाद डायरेक्ट ही फोर्थ स्टेज आ जाएगी, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी से, और ये आपको बताना है कौन सी थ्योरी है। पहली बात तो पावलोव की दूसरी थ्योरी का इसका जो अनदर नेम है वो आपको कमेंट करके बताना है क्या है। मैंने आपको पढ़ा रखी है ये थ्योरी। चलिए, इसका पावलोव एक्सपेरिमेंट, इसमें बेल पूछा जा रहा है। बेल क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस थी, या फिर कंडीशनड स्टिमुलस है, या फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, या फिर न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। देखिए, न्यूट्रल रिस्पॉन्स तो नहीं है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी नहीं है, अनकंडीशनल स्टिमुलस भी नहीं। यहाँ पे बेल आपको क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस, एक कंडीशन स्टिमुलस है। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर देखा होगा, तब आपको थोड़ा जल्दी से रिवाइज कराऊं तो हमने बोला था एक बेल है, एक डॉग है, डॉग के मुंह में स्लाइवा के लिए पाइप लगी हुई है, पाइप एक कंटेनर में स्लाइवा डॉग का इकट्ठा हो रहा है। नेचुरली क्या हो रहा है, जब फूड डॉग के सामने आ रहा है तो ऑटोमेटिकली स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है और उस जार में इकट्ठा हो रहा है,
और वो मेजर किया जा रहा है। अब एक इंट्रोड्यूस कराई जाती है बेल। अब डॉग को खाना देने से पहले ऑलवेज रिपीट की जाती है बेल, यानी कि घंटी की आवाज आएगी देन खाना आएगा, और इसी एक्टिविटी को मेनी टाइम रिपीट किया जाता है और डॉग के दिमाग में बेल की साउंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही वैसे खाना आता है। एक दिन क्या होता है कि सिर्फ घंटी बजाई जाती है लेकिन खाना नहीं आता है, तो डॉग का जो दिमाग है वो सोचता है कि घंटी बजी है खाना आएगा, तो उसका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब खाना नहीं आता है, एक बार खाना फिर भी नहीं आया, तब भी डॉग का जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस हुआ, यानी कि डॉग के दिमाग की कंडीशनिंग हो गई बेल के साथ, यानी कि बेल बजेगी तभी फूड आएगा। तो यहाँ पे जो बेल हुई वो क्या हुई, कंडीशन स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉर्ड गिवन आफ्टर करेक्ट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद जो रिवॉर्ड दिया जाएगा आप उसे पनिशमेंट बोलेंगे या फिर रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे या फिर जनरलाइजेशन बोलेंगे। जी देखिए, जब आप किसी बच्चे ने कोई करेक्ट काम किया हो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहा है, ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट चीज है और ये अच्छी चीज है, तो आप इसे पनिशमेंट आप इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एज अ टीचर आप मान लो उसे 10 चॉकलेट्स दे देते हैं या फिर उसकी एप्रिसिएशन कर देते हैं क्लास में। तो आप मुझे बताइए ये एप्रिसिएशन उस बच्चे के लिए क्या होगी, पनिशमेंट होगी? नो। रीइंफोर्समेंट होगी? यस। आप क्या करेंगे, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बच्चे को आगे और प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ ऐसी चीजें एक्टिव करो, तभी रीइंफोर्समेंट में उसके बिहेवियर में और बदलाव आएगा और वो बिहेवियर उसका और बढ़ेगा, बच्चा और अच्छे से पढ़ेगा और अगेन एंड अगेन ट्राई करेगा कि उसके फुल मार्क्स आए। तो ये पनिशमेंट भी नहीं होगी, एक्सटेंशन भी नहीं होगी, जनरलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मींस, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, पनिशमेंट देना या फिर रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, इग्नोरिंग बिहेवियर या फिर गिवन रिवॉर्ड। देखिए अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो ये रिवॉर्ड की बात भी नहीं होगी, बिहेवियर को इग्नोर करना भी नहीं होगा, आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, आप रीइंफोर्स कर रहे हैं लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अनप्लीजेंट स्टिमुलस को। ये आप पढ़ते हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी में। हम जल्दी ही बीएफ स्किनर की वीडियो को डिटेल वीडियो टॉपिक को भी कवर करेंगे, तब आप जब फिर से अगेन से ऐसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद दे पाएंगे। ओके, वैसे रूल यही होना चाहिए, पहले आप टॉपिक को कवर कीजिए, देन उसकी एमसीक्यू के जरिए प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिए, पहले रिवीजन करिए देन एमसीक्यूज पे आइए। चलिए नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है पियाजेट की थ्योरी से। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो पियाजे की स्टेजेस हैं उनमें से कौन सी स्टेज में डेवलप होता है? ऑप्शंस आर प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये चारों की चारों स्टेजेस जो हैं वो पियाजे की हैं और पियाजे ने इन चारों स्टेजेस के अलग अलग फीचर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन एस्पिरेंट्स ने ये टॉपिक पढ़ रखा है, आप बताइए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे का किस स्टेज का बिहेवियर है, किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है? तो दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। इसका आंसर प्योर ऑपरेशनल नहीं होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल भी नहीं होगा और फॉर्मल ऑपरेशनल भी नहीं होगा। Next question is, a child believes that quantity change when shape change. This is, yes, again ये पियाजेट की थ्योरी का क्वेश्चन है और जो उसकी पियाजेट की स्टेजेस हैं अलग अलग, उनमें से क्वेश्चन है। एक बच्चा सोचता है कि अगर आप किसी शेप को चेंज करते हैं उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आप सिलेंड्रिकल गिलास है, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल गिलास है और सिलेंड्रिकल गिलास में पानी भरा हुआ है और आप इसी पानी को किसी खुले से बर्तन में या फिर प्लेट में डाल देते हैं, तो बच्चे को क्या लगता है, सॉरी माफ कीजिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप ऐसे समझिए, मेरे बोलने का भाव ये है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा गया पानी जब आप इसे खुले से एक प्लेट में डालते हैं तो उसको लगता है कि क्वांटिटी चेंज हो गई है। ये किस चीज
को डिपिक्ट करता है, कंजर्वेशन को डिपिक्ट करता है, ईगोसेंट्रिज्म को डिपिक्ट करता है, सेंट्रेशन को या रिवर्सिबिलिटी को। देखिए रिवर्सिबिलिटी में नहीं होगा, ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा अपने बारे में सोचता है, कंजर्वेशन में बच्चा ये चीज सीख जाता है, ये एक्चुअली सेंट्रेशन को दिखाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो को जब मैं पियाजेट की थ्योरी को डिटेल से बताऊंगी तब आपको पता लग जाएगा। ओके यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इंटेलिजेंस से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए आईक्यू का क्या मतलब होता है, आईक्यू का मतलब है MA अपॉन CA इंटू 100, CA अपॉन MA इंटू 100, MA प्लस CA या फिर MA और CA। आप सोच रहे होंगे MA और CA क्या है, मैं आपको बता दूं MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए तो आपको ये चीज कभी भी नहीं भूलनी है, आप ही के अभी आप इस चीज को याद रखेंगे ऑलवेज। आईक्यू यानी कि आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशंट का फॉर्मूला होता है, ये कभी भी नहीं बोलना, ये पेपर में पूछा ही जाता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको इस चीज को भूलना नहीं है। अगर सपने में भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका सपने में भी क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। इसके राइट आंसर हो जाएगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 10, है ना। अगर हमें किसी भी पर्सन का आईक्यू निकालना है तो हमें उस पर्सन की मेंटल एज पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल एज पता होनी चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का हमें पता लग जाएगा। ओके तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, पियाजेट के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर फ्रूड के द्वारा। फ्रूड का पूरा नाम सिगमंड फ्रूड है, इन्होंने नहीं इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दी है, ना BF स्किनर ने भी नहीं दी है, पियाजे ने भी नहीं दी है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज गार्डनर। हाँ गार्डनर का पूरा नाम है हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ हेरिडिटी से, सिर्फ एनवायरमेंट से, या दोनों से, या फिर किसी भी से नहीं। देखिए आपको तो ये मैंने बात बता के रखी है, जहां भी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का अकेला रोल होता है वो नहीं पॉसिबल है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए और वो जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। यस वेरी राइट, ऑप्शन सी, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। हम किसे इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से ही अफेक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट से। ओके चलिए नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला है वाइगोस्की की थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर थ्रू, लर्निंग कैसे होती है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपने अगर पढ़ा रखा होगा तो जो पियाजेट हैं वो एक कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करते हैं। कॉग्निटिव कहीं भी वर्ड आएगा वो आपको पता होना ही चाहिए, वो पियाजेट से रिलेटेड है। और अगर कोई सोशल वर्ड आएगा वो रिलेटेड होगा वाइगोस्की, ये आपको चीज भूलनी नहीं है। वाइगोस्की हमेशा सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं, पियाजे हमेशा कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी को भी जब डिटेल से कराऊंगी तब आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना सुनिए, वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर थ्रू, लर्निंग कैसे होती है, रीइंफोर्समेंट से नहीं, वो BF स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, मैच्योरेशन से नहीं, सोशल इंटरेक्शन से यस, ट्रायल और एरर की बात थॉरडाई करते हैं, तो ये चीज भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सोशल इंटरेक्शन। एस्पिरेंट्स आपको ये क्वेश्चन नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। वाइगोस्की की थ्योरी से, पियाजेट की थ्योरी से कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आने ही आने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफर इन, अब स्टूडेंट कैसे डिफर होते हैं, इंटेलिजेंस के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, लर्निंग पेस के बेसिस पे, या सभी पे। तो जी हाँ, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। हर किसी इंडिविजुअल का अपना लर्निंग पेस होता है, अपना इंटरेस्ट होता है और अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए,
टीच सेम वे टू ऑल, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना चाहिए, या फिर जो आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, या फिर यूज वेरिड टीचिंग मेथड। आपको क्या करना है, सभी बच्चों के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड, वेरिड टीचिंग मेथड बताने हैं, या फिर पुनिश वीक स्टूडेंट। आप क्या करो, बच्चों को, जो वीक बच्चे उनको डांटो, उनको पनिश करो। देखो, अगर आप वीक बच्चों को डांटेंगे तो ये उनके लिए सही रीइंफोर्समेंट का काम नहीं करेगा, बच्चे के लिए ये एक पनिशमेंट रहेगी। बच्चा उस चीज को अपने दिल पे लेगा और अलग या फिर बहुत बुरा फील करेगा। ये बच्चे की लर्निंग को एनहांस नहीं करेगा, बल्कि ये बच्चे की लर्निंग को कम करेगा। आपसे बोला गया है यूज वेरिड टीचिंग मेथड। यस, टीचर को, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं क्लास में। जब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली टॉपिक को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि क्लासेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो टीचर को उस वेरिड टीचर मेथड्स, अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करना है, जिससे वो बच्चों को ढंग से पढ़ा सके। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। और टीच इन सेम वे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक कक्षा में अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 बच्चे जरूरी नहीं है एक ही मेथड से सीखे। हो सकता है 7 बच्चों को एक मेथड से समझ आ रहा है और 3 बच्चों को अलग मेथड से समझ आएगा। तो आपको क्या करना है, वेरिड टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन मींस। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, सेपरेट स्कूल्स को सेपरेट कर दो, मतलब जो आपके अलग वाले बच्चे हैं, अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, उनको अलग कर दो। नो, ये तो ऑप्शन ही गलत है। सेम एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एक जैसी एजुकेशन दे दो, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हो सकते हैं। कोई विजुअली चैलेंज्ड हो सकते हैं, कोई है ना ऑडिटरी इंपेयरनेस हो सकती है, किसी के चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सबको एक जैसी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, ये भी सही आंसर नहीं है। एजुकेशन फॉर ऑल इन सेम क्लासरूम, यस, ये और ओनली फॉर डिसेबल, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल इन अ सेम क्लासरूम। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं या फिर अलग बच्चे हैं, इंक्लूसिव बच्चे हैं, उनके लिए हम एक ही क्लासरूम को ऐसा बनाए कि जो सबके लिए बन जाए। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, हम कवर करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इवन बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक। आपको देखो एस्पिरेंट, मैं आपको पहले से बोलते आई हूँ, आपको सीडीपी को कभी भी रटना नहीं है। सीडीपी बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इसे अंडरस्टैंड करना है। आपको बस उस नजर से देखना है कि मैं एक टीचर हूं और मैं इस बच्चे की, अपनी क्लास की बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकता हूं पॉजिटिव वे में। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर इस कैटेगरी में आते हैं। आप ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एक ना एक क्वेश्चन, आपको 30 में से एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया किससे रिलेट करता है, किस डिफिकल्टी से रिलेट करता है? ऑप्शन आर राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और हियरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रीडिंग। डिसलेक्सिया उन बच्चों को होता है जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जिनको रीडिंग डिसऑर्डर होता है, स्पीच डिसऑर्डर होता है, सॉरी रीडिंग डिसऑर्डर होता है, दैट इज डिसलेक्सिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंटरनल मोटिवेशन इज कॉल्ड। इंटरनल मोटिवेशन को आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे या फिर इंट्रिंसिक बोलेंगे, या नेगेटिव मोटिवेशन बोलेंगे, या फिर एक्सटर्नल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन ऑब्वियसली इंट्रिंसिक फैक्टर है, आपके अंदर की मोटिवेशन है। ओके, और किसी भी काम को करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज प्रेज गुड टू स्टूडेंट इज प्रेज गिवन टू स्टूडेंट इज। अगर आप अपने क्लासरूम के बच्चों को प्रेज करते हैं तो वो क्या है, एक पनिशमेंट है या रीइंफोर्समेंट है या फिर एक्सटेंशन है या फिर कंडीशनिंग है? देखिए, अगर आप बच्चों को रीइंफोर्स कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट होता है। अगर आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, कुछ में आप में से कुछ एस्पिरेंट्स पढ़ाते भी होंगे, आप बच्चों को प्रेज करेंगे तो आप पाएंगे वो पनिशमेंट कभी भी नहीं होती, एक्सटेंशन
टेंशन भी नहीं होगी, ना वो कंडीशनिंग होती है, वो रीइंफोर्समेंट होती है। जब आप बच्चे को किसी बात पे अप्रिशिएट कर देते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों क्लास अपनी भरी, मान लीजिए आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स है और 35 बच्चों की भरी क्लास में आप किसी एक बच्चे को या 2 बच्चे को या 3 बच्चों को ऐसा बोल देते हैं कि देखिए कितना वेल ड्रेस्ड बच्चा है, डेली टाइम पे कितना पंक्चुअल बच्चा है, समय से आता है। आप यकीन मानिए ये लाइन, सिर्फ इतनी सी लाइन उन बच्चों के लिए इतना मोटिवेशन काम करेगी, इतनी रीइंफोर्समेंट के रूप में काम करेगा कि डेली वो बच्चे पंक्चुअल रहेंगे, वेल ड्रेसअप आएंगे और इस चीज का असर देखा देखी में दूसरे बच्चों पे भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूस। ये इवैल्यूएशन के टॉपिक में से क्वेश्चन दिए गए। आज मैंने एक दो टॉपिक हर क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाए हैं ताकि मैं जान पाऊं कि हमें तैयारी किस लेवल तक लेके जानी है और कहां से शुरू करनी है और किस लेवल तक लेके जानी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन फॉर मी, अगर मैं CDP के टर्म्स में बोलूं तो। ओके, चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको CCE बोलते हैं, किस पे फोकस करता है? सिर्फ फॉर एग्जाम पे फोकस करता है या फिर मार्क्स पे फोकस करता है या ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है या फिर ओनली इंटेलिजेंस पे फोकस करता है? तो जो CCE है यानी कि कॉन्टिन्यूअस, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चों के टर्म्स में, चाहे वो सीटेट के एग्जाम के टर्म्स में बोल लो, ये एक इंपॉर्टेंट, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है CCE। और ये जो फोकस करता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना है, बाकी एक्टिविटीज में भी आगे लेके जाना है। तभी देखो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट इस टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। इट्स अप टू यू, आप इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसी पे डिसाइड होगा कि अगली वीडियो किस चीज की रहेगी। ओके, जिस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, मुझे ये मैसेज मिलेगा कि ये वाला टॉपिक नीड है, या फिर आप चाहते हैं पर्सनली कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप ये चीज जो आप चाहते हैं ये टॉपिक हो वो कमेंट करें, मैं वो टॉपिक आपको कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है? एट द एंड होती है या फिर ड्यूरिंग लर्निंग होती है, आफ्टर रिजल्ट होती है, वंस इन अ ईयर होती है? देखिए चलिए, जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ बार बार कि ये टॉपिक आपको करवाया जाएगा, यहाँ पे मैं आपको ना कुछ चीज बताना चाहती हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, रुकिए पेन में और ले लेती हूँ। हाँ जी, अगर हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, असेसमेंट 2 तरह से होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये कई एस्पिरेंट को पता भी होगा जो टीच कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान स्कूल्स में जब काम किया तब आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट अभी आई थिंक ये वाली चीज देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं वो क्या एंड में करते हैं? नहीं, एंड में हमेशा समेटिव असेसमेंट रहेगा। आप लर्निंग के दौरान जो फॉर्मेटिव लर्निंग के दौरान ड्यूरिंग लर्निंग असेसमेंट होगी वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। जो एंड ऑफ अ लर्निंग आपकी असेसमेंट होगी वो आपकी समेटिव असेसमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो क्लियर आंसर है दैट इज ड्यूरिंग लर्निंग, और जो लर्निंग के दौरान जो असेसमेंट होती है वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट इज अ टीचर गिव स्टूडेंट फॉर अ गुड वर्क। ये स्टार है, स्टार्स। टीचर क्या करता है? स्टार्स देना शुरू करता है अपने बच्चों को अच्छे काम के लिए। अब आपके दिमाग में एकदम से खड़कना चाहिए, इमेजिन करिए यू आर अ टीचर और आप अपने बच्चों को कोई अच्छे काम के लिए स्टार दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए पनिशमेंट काम करेगा? नहीं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा? नहीं। एक्सटेंशन होगा? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपना स्कोर साथ के साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे। ऑनेस्टी से अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर हुआ। Next question is which stage focus on logical thinking about concrete object? अगेन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी या फिर कौन सी स्टेज है जो लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करती है
कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज है नहीं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यस, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज है जो कि लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करती है लेकिन नॉट अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको डिटेल से बताऊंगी जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका अगेन वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया वाइगोत्स्की की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब पढ़ा जा रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? पियाजे ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, स्किनर दिया, कोहलबर्ग दिया। ना पियाजे ने दिया, ना स्किनर ने दिया, ना कोहलबर्ग ने दिया, ये दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, एक बच्चा है जो दूसरों को देख के सीखता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेंगे या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे, सोशल लर्निंग बोलेंगे या फिर ट्रायल एंड एरर बोलेंगे? आप मुझे बताइए क्या बोलोगे आप? आपकी क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जो दूसरों को देख के सीखता है, क्लासिकल कंडीशनिंग तो हो नहीं रही किसी भी तरह की, ना ऑपरेंट कंडीशनिंग हो रही। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में आपको बता दूं BF स्किनर ने दी थी, और जो हमेशा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करते हैं, आपको डिटेल में बताऊंगी। सॉरी, मैं समय जल्दी में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे के क्वेश्चन भी कवर करने हैं, सो सॉरी, बट आपको जल्दी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप बताइए, अगर ऑब्जर्व कर रहा है कहीं ना कहीं वो सोशली एक्टिव है, तो इस चीज का जो है वो सही आंसर हो जाएगा सोशल लर्निंग। देखिए, ट्रायल एंड एरर भी नहीं होगा क्योंकि बच्चा ना कोई गलती कर रहा है ना दोबारा से कर रहा है, तो ट्रायल एंड एरर भी नहीं होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जहां पे नोट दिया गया होता है, आपके गलती करने के चांसेस यही होते हैं। ऑप्शंस आर, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा नहीं है? नोट पूछा गया, प्रिंसिपल is development is continuous, yes continuous है, development is predictable, yes predictable है, development is random, no development कभी भी random नहीं होती, development follow order, yes development follow order को follow करती है। तो इसका जो right answer हो जाएगा that is option C। अब आपकी जो question है that is pedagogical, है ना, पेडागोजिकल बेस्ड मैंने लिए हैं पेडागोजिकल। अब आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, देन आंसर देने हैं। ओके, सो आपके क्वेश्चंस हैं, अ टीचर इन अ क्लासरूम कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट एंड रिवॉर्ड स्टूडेंट्स इमीडिएटली आफ्टर दे कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स करेक्टली। ओवर अ टाइम स्टूडेंट बिगन टू शो इंक्रीज इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज। देखिए, एक टीचर है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में वो टीचर बच्चों को अप्रिशिएट करता है, रिवॉर्ड देता है जैसे ही भी वो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं अच्छे ढंग से। तो ये ऑब्जर्व किया गया, समय के साथ क्या देखा गया कि स्टूडेंट जो है उनका इंटरेस्ट और उनका पार्टिसिपेशन उस एक्टिविटी में बढ़ता है समय के साथ। तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या सही एक्सप्लेन करता है? लर्निंग इज बेस्ड ऑन मैच्योरेशन, नहीं। बिहेवियर इज स्ट्रेंथन थ्रू रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के द्वारा। लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन, नहीं, ये स्टेटमेंट के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस डिटरमाइंड परफॉर्मेंस, नहीं, ये भी बात नहीं है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहेवियर इज स्ट्रेंथन थ्रू रीइंफोर्समेंट। बिहेवियर क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। यानी कि उस टीचर ने जैसे जैसे अप्रिशिएट किया उस बिहेवियर को, वैसे वैसे रीइंफोर्समेंट की वजह से वो बिहेवियर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड बिलीव दैट व्हेन वाटर इज poured from a tall glass into a wide bowl the quantity of water decreases। ये वही बात है, आपको ये चीज मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने पहले रखे थे उसमें भी था कि क्या है, एक जो टीचर ऑब्जर्व करता है कि बच्चा ये सोचता है जैसे ही आप एक लंबे गिलास से पानी को पोर करेंगे एक बाउल में, तो जो पानी की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आप मुझे बताइए बच्चा किस कॉग्निटिव लिमिटेशन को शो कर रहा है? ईगोसेंट्रिज्म को, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन को, रिवर्सिबिलिटी को, या फिर एसिमिलेशन को? तो देखिए इसका सीधा सीधा बच्चे को कंजर्वेशन का नहीं पता है। ओके, चलिए
Next question is a teacher provide guidance and support to the student while solving a difficult problem and gradually reduce help as a student become more capable. देखिए very important, इसी तरह के आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टीचर क्या करता है, बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। आप वो देखता है कि धीरे धीरे वो अपनी हेल्प को कम कर लेता है और स्टूडेंट अब कैपेबल है उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने के लिए। तो ये किसकी बात, पहली बात तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन 1 इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग, नो। कंडीशनिंग, नो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोलते हैं, जिसे हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लासरूम स्टूडेंट विच डाइवर्स लर्निंग नीड इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटी taught together. A teacher modified teaching method to suit all learner. देखिए एक क्लासरूम है और जहां पे सारे एक जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे नॉर्मल बच्चे भी हैं और कुछ डिसेबल बच्चे हैं, और टीचर को उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। तो टीचर क्या करता है, अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई ऐसा कर लेता है, इस हिसाब से करता है कि वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। हमने इस अप्रोच का नाम बताना है स्पेशल एजुकेशन, नहीं। स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल बच्चे हैं उनको अलग से ही स्पेशल टेक्निक्स के साथ पढ़ाया जाता है, तो स्पेशल एजुकेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन नहीं, सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन भी नहीं होगा। इसका जो वेरी वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूडिंग एजुकेशन में हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटी, डिफरेंट तरह की डिसेबल बच्चों को विद नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक ही क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसी कंसेप्ट को इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट ग्रैब्स कंसेप्ट क्विकली। टीचर ये नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट क्विकली कंसेप्ट्स को ग्रैब कर लेते हैं, व्हाइल अदर रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर प्रैक्टिस। कुछ को ज्यादा टाइम और ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है, जो कि सही भी बात है, क्योंकि और ये कंडीशन क्यों है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देम The teacher used different teaching strategy to support all learner. अब टीचर ने क्या सोचा, टीचर ने उन्हें कंपेयर नहीं किया, कंपेयर करने की बजाय टीचर ने अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जो सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग को सपोर्ट करें, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है पैडागोजिकली, है ना। व्हाट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल अप्लाइड हियर, कौन सा प्रिंसिपल एप्रोप्रिएटली अप्लाइड हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग, नहीं, ये नहीं है यूनिफॉर्म नहीं है। उसने अलग अलग टीचिंग मेथड्स को अपना, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं, ऐसा बिल्कुल में नहीं है। अगर वो इग्नोर करता तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्यों अपनाता, वो एक स्ट्रेटेजी से सबको पढ़ा देता। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस, उसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करी, इसीलिए उसने अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जो उस लर्नर की लर्निंग को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा। स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग, नो, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। सो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन अ क्लासरूम डिस्कशन। एक टीचर है जो बच्चों को बहुत एनकरेज करता है कि आप क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, है ना, बाय अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स एंड क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली ऑन मार्क्स। उसने इस चीज को फोकस नहीं किया कि आपको सिर्फ इतने मार्क्स मिलेंगे, उतने मार्क्स मिलेंगे। उस टीचर ने अप्रिशिएट किया, बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करा और उस एनवायरनमेंट को लर्निंग फ्रेंडली बनाया। तो ये चीज क्या है, दिस अप्रोच किस चीज को प्रमोट करती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यस। एंड पनिशमेंट, नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, कंपेयर नहीं किया। आप खुद सोचिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, सभी बच्चों की एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाएगा एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बच्चे के मन में दिमाग में एकदम से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा उस एक्टिविटी में मोर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, चलिए
Next question is, during teaching learning process, a teacher regularly checks students' understanding through quiz, discussion and feedback instead of waiting फाइनल एग्जाम। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई थिंक प्रैक्टिकल टीचिंग में भी ये चीज होती है। एक टीचर है वो फाइनल एग्जाम का वेट ना करता हुआ बच्चों के टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे क्विज लेता है, टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करता है, फीडबैक लेता है, जिस तरह से हम अपनी क्लासेस में करते हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये आपके क्विजेस चल रहे हैं, आपसे डिस्कस हो रही है, आपसे बार बार आपको बोला जाता है कि आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। अभी हमारे फाइनल एग्जाम सीटेट फाइनल नहीं है, अभी हमारी डेट्स भी नहीं आई हैं, फॉर्म भी नहीं फिल हुए हैं जुलाई के लिए, लेकिन हम साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट होते तो ये क्या होता, आप बताइए। एज ए टीचर की नजर से आप बताइए कि ये जो सिनेरियो आपके और मेरे बीच चल रहा है, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या है। समेटिव असेसमेंट है? नहीं, समेटिव असेसमेंट तो एट द एंड ऑफ एग्जाम होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या मतलब होता है आपको मैं बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यस ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और प्लेसमेंट असेसमेंट है, नहीं, आप स्टूडेंट को आप कहीं प्लेस नहीं करने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखिए डायग्नोज कब होता है, देखिए डायग्नोज करना मतलब किस चीज का पता लगाना। फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं और आप मैथ्स के टीचर हैं मान लेते हैं, और आपने बच्चों को परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। आपने परसेंटेज का टॉपिक मान लो 7 to 8 डेज लगा के पढ़ाया। अब आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने 25 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, ठीक है। 25 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, और जब आपने चेक किया तो आपने पाया कि इस 25 में से अगर आपकी 30 की क्लास है तो 30 की क्लास में 20 बच्चे ऐसे हैं जो इस 25 में से 21 या 23 तक स्कोर कर रहे हैं, और हम मान लेते हैं मान लो 20 तक स्कोर कर रहे हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जो 20 तक स्कोर कर रहे हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि 21 से 23 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, और 5 बच्चे ऐसे भी हैं जो 10 to 15 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। तो आपने सभी बच्चों की स्कोर लिस्ट देखी कि मेरा बच्चा कौन, क्लासरूम का बच्चा कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपने जब इन बच्चों पे ध्यान दिया तो आपने पाया कि 10 to 15 स्कोर कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली इन्हें अभी कंसेप्ट समझ नहीं आया। आपने डायग्नोज कर ली प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, इन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दोगे। समझ आया, रेमेडियल टीचिंग दोगे। रेमेडियल टीचिंग मतलब इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रेमेडी दोगे, रेमेडियल टीचिंग दोगे। इनको परसेंटेज को अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके बताओगे, रेमेडियल टीचिंग पढ़ाओगे, और जब आप रेमेडियल टीचिंग दोगे फिर आप इनकी अगेन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करोगे। ये जो अभी आपने परफॉर्म की वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट थी, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट थी। आपने डायग्नोस कर लिया कि इनको ये चीज समझ नहीं है, देन उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करोगे, इन्हें रेमेडियल टीचिंग। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। Next question is, a teacher encourages the student to interact, discuss and express their idea freely in a classroom to improve their learning language. एक टीचर क्या करता है, बच्चों को ऑलवेज एनकरेज करता है कि वो बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें, डिस्कस करें, एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज को। क्यों? ताकि वो अपनी लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, या फिर पंजाबी सीख रहा है, तेलुगु सीख रहा है, कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, जापानीज सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, टीचर अलो करता है अब बच्चों के आइडियाज को, बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करने का, डिस्कस करने का, एक्सप्रेस करने का। तो वो टीचर एक्चुअली क्या कर रहा है, ये किस चीज पे बेस्ड है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है, या फिर सोशल इंटरेक्शन अप्रोच पे बेस्ड है, या फिर ट्रायल एंड एरर पे, या फिर रोट लर्निंग पे। देखिए ना तो ये रोट लर्निंग है, ना तो ट्रायल एंड एरर, ना तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। ये स्टूडेंट्स ये है सोशल इंटरेक्शन अप्रोच। ये क्या है बेटा, सोशल इंटरेक्शन अप्रोच। समझ पा रहे हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशली, और इस अप्रोच से वो अपना लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमीडिएटिव एक्शन सीन इन अदर्स। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है और वो एग्रेसिव बिहेवियर सीख रहा है डे बाय डे। कैसे? वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हीं को इमिडिएट कर रहा है दूसरों को। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ट एक्सप्लेन बाय, ये जो लर्निंग है वो किस चीज के द्वारा एक्सप्लेन की जाएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ऑब्जर्वेबल
ऑब्जर्वेबल लर्निंग से या फिर इनसाइड लर्निंग? देखिए इनसाइड लर्निंग भी नहीं होगी, ऑपरेंट भी नहीं होगी, क्लासिकल नहीं होगी, ये होगी ऑब्जर्वेबल लर्निंग। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से चीजों को सीख रहे हो, ठीक है, विच इज नेगेटिव बिहेवियर अप्रोच हो रहा है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेबल वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, टीचर क्या करता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है और एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, अलो करता है स्टूडेंट्स को टू एक्सप्लोर मल्टीप्लाई सॉल्यूशन रादर देन गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ओपन एंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी दो तरह से होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, आप उनसे उन्हें एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। मैं आपको समझाऊं सिंपल शब्दों में, तो आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। और जो टू द पॉइंट, ओ यस नो, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप स्टूडेंट को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, एनकरेज कर रहे हो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को लगाने के लिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन। जब आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिले वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर में है, ठीक है। तो ये किस चीज को प्रमोट करती है अप्रोच, रोट मेमोराइजेशन को नहीं। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है तो रोट मेमोराइजेशन तो होगी नहीं। पैसिव लर्निंग को नहीं, बच्चा बिकॉज एक्टिवली क्रिटिकली सोच रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है, तो वो पैसिव लर्निंग भी नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग या फिर मैकेनिकल लर्निंग, देखिए मैकेनिकल लर्निंग भी नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने दे रहे हो आप अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को बिल्ड करने दे रहे हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने दे रहे हो, तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ओके, चलिए। ओह सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, देखिए पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि देखिए इस तरह से हमने अपने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई थिंक 30 या फिर 35 के अराउंड क्वेश्चन रहे होंगे। आपने पहली बात तो अपना जो है वो स्कोर मुझे बताना है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने अपना स्कोर मुझे बताना है कि आपने कितना परफॉर्म किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मजा आया तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। जैसे ही एग्जाम आएगा, जरूरी नहीं है आपने वेट करना है कि एग्जाम कब आएगा, कब भरा जाएगा, उसके बाद हमने तैयारी करनी है, नहीं। आपने कोट सुना होगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट का जो डिफरेंस होता है सिर्फ एक्स्ट्रा का होता है। जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है वो चीजों के लिए वेट करता है और समय आने पे सारी चीजें करता है, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वो प्री प्लान्ड अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। और जैसे ही 2026 का सीटेट आएगा, बच्चे एकदम से पेपर की तैयारी करेंगे। उस समय पे जब आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, उस समय रिविजन कर रहे होंगे बच्चे, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली रिविजन पे फोकस करेंगे और उनका 2026 का सीटेट का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने इस ड्रीम को, इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड स्टे मोटिवेटेड गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।